बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 यहाँ से शुरू हो रहा है। लेक्चर नंबर 3 उसी चैप्टर नंबर 1 से अगर रिलेट करते हैं तो ये वाली अब कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन के हवाले से बातें होना शुरू हो गई। इवन ऑड के बाद जो कंपोजिट फंक्शन है ये इनकी रिप्रेजेंटेशन एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, जी ओ एफ ऑफ एक्स, एफ ओ जी ऑफ एक्स, एफ ओ एफ ऑफ एक्स या उसको एफ स्केयर बोलते हैं, ऐसे एफ टू, एफ ओ एफ, इसी तरह जी ओ जी। ये कंपोजिशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो अब जहाँ भी आएंगे तो कंपोजिट फंक्शंस का बच्चे का जो प्रैक्टिस आपकी रूटीन में क्लास में है तो उनको डील करते हुए ये काम क्लोज़ कर सकते हैं। हाँ जी, उसके बाद आगे बढ़ते हुए ये इन्वर्स फंक्शन का डाटा आपको अब शो करवाया जा रहा है। इन्वर्स फंक्शन फाइंड आउट करने का जो तरीका है ना, उसके लिए एक प्रॉपर लेक्चर बनाऊंगा मैं, क्योंकि उसमें कुछ शॉर्टकट समझाने हैं। ज़ाहिर है कुछ इधर उधर के क्वेश्चंस जो भी आ सकते हैं, ये हो सकता है मैं चैप्टर के एंड पर इन्वर्स वाले सारे क्वेश्चंस इकट्ठे कर दूं, ठीक है। तो उस हवाले से इन्वर्स को थोड़ा रोकिए, सिर्फ इतना ज़रूर देख लें, इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन क्या हर फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा? आंसर इज़ नो। ये सिर्फ उसका एग्जिस्ट करेगा जो 1 1 और ऑन 2 होता है। हर फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 1 और ऑन 2 फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद ये अगला एक 31 क्वेश्चन है, तो इसमें सादा सी बात अब ये समझानी है कि जो असल फंक्शन की डोमेन है वो बराबर होती है रेंज ऑफ एफ इन्वर्स, और जो रेंज ऑफ एफ होती है वो होती है डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स। डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज कर जाते हैं एफ़ और एफ़ इन्वर्स के हवाले से। यहाँ आपसे डोमेन ऑफ एफ़ इन्वर्स पूछी है तो आपने इस फंक्शन की रेंज कैलकुलेट करनी है, वो इन्वर्स वाले की डोमेन हो जाएगी। अब रेंज देखें, असल में क्या किया उसने, असल में तो रेंज पूछी है। अब थोड़ा सा अंदाज़ा लग रहा है आपको कि मोस्टली क्वेश्चन रेंजेस के पूछे जाते हैं, तंग ही रेंज करती है, टेंशन ही रेंज क्रिएट करती है, डोमेन तो मसला ही नहीं बनाती। ये डोमेन एफ इनवर्स की पूछी है ना, तो असल फंक्शन की रेंज निकालनी होगी। अब देखिए असल फंक्शन की रेंज क्या है, ये जो रूट वाले क्वेश्चंस हैं, मॉड वाले क्वेश्चंस हैं, स्केयर वाले क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर हमेशा हमेशा 0 से प्लस की तरफ जाता है। जितने भी मॉड वाले, रूट वाले, स्केयर वाले फंक्शंस हैं, इनका आंसर 0 से प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। ये जो दो ऐड होना है, बात आंसर्स की हुई है। जो आपका ये रूट वाला हिस्सा है उसका आंसर तो आएगा 0 से इन्फिनिटी तक, ये तो तय है। ये दो जब ऐड हो जाएगा तो फिर आंसर 2 से शुरू होना शुरू हो जाएगा। दैट्स इट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस हवाले से। हाँ जी, 32 क्वेश्चन। अभी लिमिट की बात नहीं हुई। लिमिट हल करने की जो कहानी थी ना, कि ऊपर वाले का डेरिवेटिव हम इस तरह अलग ले लेंगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव अलग ले लेंगे, बाद में लिमिट पुट करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ये मैं प्रैक्टिस करवाने की पोजीशन में अब आ रहा हूँ आगे, जब लिमिट के इकट्ठे क्वेश्चन शुरू होंगे। यहाँ पर आपसे ये लिमिट देख लें, लिमिट उसकी 1 बन रही है उसी रूल के मुताबिक, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन लिमिट का नहीं पूछा, इस फार्मूला की वैलिडिटी की बात की है। ये फार्मूला वैलिड कब है, क्या तमाम एंगल्स के लिए वैलिड है, एक्स की जगह जो मर्जी लगा दिया जाए? तो ये आपको ऑप्शन बताया है कि नो, इस रेंज में वैलिड है, 0 पर भी वैलिड नहीं है। जब आप 0 की बात करेंगे, ये देखिए दिस इज़ एक्स अप्रोच टू 0, जब हम लिखते हैं ना एक्स अप्रोच टू 0, इसका मतलब होता है एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसलिए ये एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो 0 छोड़ दिया गया, 0 पर ये नहीं आ रहा, अप्रोच टू 0 पर है। चलिए जी, उसके बाद ए फंक्शन एफ एक्स सेड टू बी कंटिन्यूस, किसी नंबर को फंक्शन कंटिन्यूस होता है अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करे, उसकी वैल्यू डिफाइन हो जाए, लिमिट और वैल्यू बराबर भी हों, ये तीनों चीज़ें होल्ड करेंगी, तो ऑप्शन इज़ ऑल ए बी सी होल्ड। यानी कि ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, उसकी वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए,
लिमिट और वैल्यू इक्वल भी होनी चाहिए, देन वो फंक्शन कंटिन्यूस होता है किसी भी पॉइंट पर, अदरवाइज फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूस। हाँ जी, आगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है। ये एक लीनियर फंक्शन की डेफिनेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 आए। ये साथ बता दिया है कि एक ही जगह ज़ीरो नहीं लगाना, क्योंकि इसको रखना है x की पावर 1 को, फिर ही लीनियर बनेगा ना, x की पावर 1। हाँ जी, आगे क्वेश्चन नंबर 35 ग्राफिकल स्टेटमेंट आ रही है। इसका ग्राफ कैसा होगा? 2x = 10। अब ना ऐसे क्वेश्चंस को आप यूं डील करेंगे जहाँ पे आपको ये ग्राफिकल कोई सेटअप ना पता चले, तो x = 5, 2x = 10, x = 5, ये आपको लाइन देखनी है कैसा ग्राफ होगा। तो वेरी सिंपल, x की कीमत 5 कहाँ होगी? 1 2 3 4 5, यहाँ से होती हुई एक लाइन खींच दें। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया है कि इसका ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस है। अब आइंदा इन चीज़ों को ध्यान करें, हर वो नंबर, हर वो इस तरह की वैल्यू, हर वो इस तरह की कीमत जिसमें सिर्फ x की कीमत हो, वो ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस होगा। और हर वो जिसमें यूं y की कीमत बता दी जाए, इस तरह से कोई भी y की कीमत बता दी जाए, उसका ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस होगा। जिसमें y की कीमत हो पैरेलल टू x एक्सिस ग्राफ, जिसमें x की कीमत हो पैरेलल टू y एक्सिस ग्राफ, और जिसमें दोनों हो, जैसे ये है, दोनों हो, उसका ग्राफ हमेशा ऐसे टेढ़ी लाइन आता है, इस तरह का या इस तरह का। याद रह जाएगा। अब दोनों वेरिएबल हों तो ऐसे इंक्लाइंड ग्राफ, कोई एक वेरिएबल हो या x एक्सिस के पैरेलल या y एक्सिस के पैरेलल। कब कब ऐसे कोशिश करके देख लिया करें, अगर कोई बच्चा भूल जाए कि वहाँ से x की कीमत बनाएं, x की कीमत से एक लाइन खींचें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये किसके पैरेलल है। तो इट मीन्स जब x की कीमत होगी पैरेलल टू y एक्सिस, जब y की कीमत होगी पैरेलल टू x एक्सिस। दैट्स ऑल। तो अब इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, दिस ग्राफ इज़ पैरेलल टू y एक्सिस। ये बाकी बातें मैंने इसलिए की हैं कि आपको क्वेश्चन पूछने वाला यूं पूछ लेगा कि इसका ग्राफ कैसा होगा पैरेलल टू, ठीक है ना। तो इस तरह से ये फ़र्क देखने हैं। हाँ जी, फंक्शन ज़ीरो, ये अभी पिछले लेक्चर में भी बताया कि दुनिया जहान के सारे फंक्शंस में से एक फंक्शन ऐसा है जो दोनों कैटेगरीज होल्ड करता है, इवन भी होता है और ऑड भी होता है। वो कौन सा फंक्शन है? दैट इज़ ज़ीरो फंक्शन। बाकी सारे फंक्शन या इवन होंगे या ऑड होंगे या नीदर होंगे, बोथ इवन एंड ऑड एक ही है। ठीक है, उसके बाद अब अगला डेफिनेशन आ रही है ये हाइपरबोलिक फंक्शंस की। तो इस हवाले से ये कॉट हाइपरबोलिक 2x, कॉट हाइपरबोलिक 2x, ये वंस अगेन ये जितना भी बातें होती जाएंगी, ये देखिए ये आपके पास हाइपरबोलिक फंक्शंस, मैंने यूँ कह दिया कि आपने सिर्फ साइन को याद कर लेना है, एक को। जब साइन याद कर लिया तो सिर्फ इस जगह माइनस का प्लस होना है, इस जगह तो वो काज हो जाएगा, उनको डिवाइड करेंगे टैन हो जाएगा, इनके रेसिप्रोकल लेंगे तो कॉट सीकेंट कोसिकेंट सब आ जाएंगे। अब यहाँ क्या फ़र्क डाला है, यहाँ ये एंगल में x की बजाय 2 कर दिया है, ये देखिए पावर 2x, तो वो इधर भी 2 हो गया। इसी तरह पावर 3 कर देगा, इधर भी 3 हो जाएगी। पावर कोई और कर देगा 1/2 3/7, तो इधर आंसर में भी वही आ जाएगा। तो इस तरह से वो तो जस्ट मल्टीपल है ना एंगल का, वो किस तरह का है उससे वो फ़र्क पड़ा है। चलिए जी आगे, दिस फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस, अभी हमने कंटिन्यूटी की बात की है कि ये तीनों बातें होल्ड करनी चाहिए अगर कंटिन्यूस आना है। तो इट मीन्स वैल्यू भी डिफाइन होनी चाहिए, तीनों चीज़ें होनी चाहिए ना। जो आपको समझ लगे कि फ़लाँ चीज़ नहीं है इसलिए नॉट डिसकंटिन्यूस, तीनों में से कुछ भी हो। तो ये देखिए, जब x की जगह पर -1 लगाएंगे यहाँ बटे के नीचे, तो क्या बनेगा? इस फंक्शन का आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं हुई एट x = -1। बटे के नीचे वाला देखना है ना, जहाँ डिनोमिनेटर में आपके पास आंसर 0 बन जाए,
वहाँ ओवरऑल क्वेश्चन का आंसर अनडिफाइंड हो जाता है। और जब ओवरऑल अनडिफाइंड हो गया, समथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूँ, जब बटे के नीचे डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ गया तो उसका आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा, और साथ ही हम कहेंगे कि आंसर डज नॉट एग्जिस्ट या वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड। जब वैल्यू डिफाइन नहीं है तो वो कंटिन्यूस कहाँ हो गया, दैट इज़ डिसकंटिन्यूस। लिमिट बेशक आती जाए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 39, ये मैं एक शॉर्टकट यहाँ बताने लगा हूँ। देखिए कितने ही क्वेश्चंस आपके सामने आए, कोई क्वेश्चन डोमेन का आया, ज़रा केयर करें, हर क्वेश्चन रेंज का ही क्यों आता है, क्योंकि ट्रबल क्रिएटर है ही रेंज। ये बोर्ड वाली क्वेश्चनों की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये सारे वही आ रहे हैं, एंट्री टेस्ट वाले भी हैं। रेंज किसकी, इस वाले की। अब एक शॉर्टकट बताया जा रहा है, जब आपको इस तरह ऊपर नीचे लीनियर फॉर्म में आंसर मिले ना, तो सब नंबर्स आंसर आएंगे जो इनके कोएफिशिएंट है ना, ये वाले ऊपर नीचे, यानी कि ऊपर x का कोएफिशिएंट 1 है, नीचे भी 1 है, ये क्या बना 1, तो ये 1 आंसर कभी नहीं आएगा। अभी मैं और समझाने लगा हूँ, उससे यही क्वेश्चन हो जाता 3x - 1 ओवर 4x + 7। आपको कहा जाता इस फंक्शन की रेंज क्या है, तो आप लिखते सब नंबर्स आएंगे, कौन सा नहीं आएगा, 3/4, ऊपर 3 नीचे 4। एक और एग्जांपल ले लें, ऊपर है x, नीचे है 3x - 7। हाँ जी, सब नंबर्स इसके आ सकते हैं रेंज में, कौन सा नहीं आएगा, 1/3, ऊपर 1 नीचे 3। कोई माइनस वाला ले लें, कोई इशू ही नहीं है। ये देखिए यहाँ है माइनस का 3x, यहाँ है 7x + 8। अब क्या है, सब नंबर्स आंसर आ सकते हैं, लेकिन माइनस का 3/7 कभी नहीं आएगा, उसका -3 उसका 7। तो मेरा ख्याल है अब ये बहुत अच्छा शॉर्टकट भी आपके हाथ आ गया। और ये तो एंट्री टेस्ट लेवल का क्वेश्चन है ना, लेकिन क्योंकि बुक में मौजूद है, ये बुक में मौजूद है, इसलिए फिर बोर्ड वाले भी इसको फोकस कर जाते हैं। सो दैट्स इट। अब इसका ध्यान करना है, ये शॉर्टकट एक दफ़ा 2 दफ़ा याद करें, रिवाइज़ करें, इंशाल्लाह नहीं भूलेगा। इस तरह कर कर के ही होना है काम। हाँ जी, उसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये सादा सी लिमिट है, x अप्रोच टू दिस। तो जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे, ये बनेगा e⁻∞। और नेगेटिव पावर्स के तो सोल्यूशन होते ही नहीं, कोई इसका सोल्यूशन बता दे 2⁻³ का, तो पहले उसको हमेशा प्लस बनाएंगे और फिर उसका सोल्यूशन आता है। तो अगर ये नेगेटिव पावर है तो उसको नीचे शिफ्ट करें, नीचे शिफ्ट करके वो प्लस हो गया, तो e⁻∞ का आंसर इन्फिनिटी। तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी का आंसर कितनी दफ़ा बात हो चुकी, 0। याद रखें, अगर यही क्वेश्चन होता लिमिट x अप्रोच टू +∞, ये यूँ होता +∞, तो फिर क्या करना था, फिर इसका आंसर यही होता, क्योंकि फिर इसने e⁻∞ ने इन्फिनिटी रहना था। अब तो नेगेटिव पावर नीचे शिफ्ट की गई है ना, अदरवाइज़ उसी तरह आता। हाँ जी, ये 41। अब इसको आप रखेंगे उन फार्मूलाई की डिस्कशन में। फ़िलहाल आप ये करें, ये किसी नंबर की पावर 0 1 होती है, तो ये लिमिट जब पुट करेंगे 0 की पावर 0 भी 1 हो जाएगा। सो दैट्स इट। अब एक आध क्वेश्चन और यहाँ से ले लें, उसके बाद फिर ये ना लिमिट वाले क्वेश्चंस को डील करने की बात करेंगे। ये लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ बोथ इवन एज वेल एज ऑड। ये तीसरी दफ़ा आ चुका है यही क्वेश्चन। अब प्रैक्टिस तो खुद ही होती जाएगी, तो प्रैक्टिस का इशू कैसे सॉल्व करना है, प्रैक्टिस का इशू कर कर के ही ये चीज़ें याद होनी है। ये अगर मैं दूर ना जाऊं तो इतनी तो बात कह सकता हूँ ना कि ये इन 3 लेक्चर्स में 3 दफ़ा ये बात आ चुकी है कि ऐसा फंक्शन जो 0 वाला फंक्शन है वो इवन भी होता है और ऑड भी होता है, और कोई ऐसा फंक्शन नहीं जो इवन भी होता है और ऑड भी होता है। तो इस हवाले से अब इन चीज़ों को ज़रा क्लियर कर सकते हैं। हाँ जी, इस 41 को चलें क्लोज़ कर दें। जब आप, मैं ये डेरिवेटिव वाला रूल समझाने लगा हूँ, लिमिट x अप्रोच टू 0, ऊपर डेरिवेटिव लिया तो वो ये हो गया साइन का कॉज, नीचे जब डेरिवेटिव लिया इस x का 1 उसका 0। चलिए जी लिमिट पुट करें, जब लिमिट पुट की x अप्रोच टू
ये 0, तो आपको कुछ स्ट्रक्चर डिफरेंट नज़र आ रहा है। ज़रा पते की बात है, ये डेरिवेटिव वाला रूल अप्लाई करने की जो कोशिश करेंगे बच्चे, अब यहाँ एलिजिबल नहीं है, यहाँ पर एलिजिबल रूल नहीं है, क्योंकि ये 0/0 नहीं बन रहा। यहाँ आप डायरेक्ट लिमिट पुट करें। चलें इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पे रखते हैं, थोड़ी डिटेल अच्छी बता हो जाएगी। इस तरह इसको खाली हवा में ना छोड़ें। दैट्स ऑल, यहाँ तक आप इसको क्लोज़ कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 आपका यहाँ से ऊपर, यहाँ से इंशाल्लाह आपका लेक्चर नंबर 4 शुरू हो जाएगा। चलें जी, थैंक यू वेरी मच।